एक बड़ी सी काली मुर्गी और गरीब लड़के की यह कहानी है। आइए सुनते हैं। पुराने वक्त की बात है, जब जिंदगी आज जैसी तेज नहीं थी। शाम होते ही लोग अपने कच्चे घरों के बाहर नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर बैठ जाते थे और लालटेन की हल्की पीली रोशनी में एक दूसरे का दुख दर्द बांटा करते थे। उन दिनों गुलाब खेड़ा नाम का एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव हुआ करता था। गांव के बिल्कुल आखिर में, जहां से पगडंडी शुरू होती थी, वहां एक झोपड़ी नुमा कच्चा घर था। इस घर में बलखू नाम का एक लकड़हारा अपनी जिंदगी गुजारता था। बलखू के पास कोई बड़ी दौलत या शोहरत नहीं थी, लेकिन गुलाब खेड़ा के तमाम लोग उसे बहुत इज्जत की नजर से देखते थे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत और सच्चाई थी। बलखू का रोज का यही काम था कि सुबह सवेरे उठना, कुल्हाड़ी उठाना, घने जंगल में जाना और दिन भर लकड़ियां काटना। फिर उन भारी लकड़ियों का गट्ठर बनाकर अपनी पीठ पर लादना और बाजार ले जाकर बेचना। कमाई बहुत थोड़ी थी। जिंदगी का हर दिन एक नई जद्दोजहद था, लेकिन बलखू ने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी उसके घर वाले भूखे सोए। बलखू की बीवी का नाम परिजा था। परिजा एक बहुत ही तेज तर्रार और घर को अच्छे से संभालने वाली औरत थी। वो अपने पति की मेहनत और थकावट को समझती थी, लेकिन बच्चों के मामले में उसका मिजाज बहुत सख्त था। खास तौर पर उसका सारा प्यार उसके दो बड़े बेटों तक ही महदूद था। बलखू और परिजा के तीन बेटे थे और तीनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सबसे बड़ा बेटा समरान था, जिसकी उम्र 22 साल थी। वो कद काठी में बहुत तगड़ा, चौड़े कंधों वाला और मजबूत नौजवान था। उसकी आवाज में एक अजीब सा रोब था। गांव के लोग अक्सर बलखू से कहते थे कि तुम्हारा ये बेटा एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। ये बातें सुनकर बलखू का सीना चौड़ा हो जाता था। दूसरा बेटा अयान था, जो समरान से 2 साल छोटा था। अयान अपने बड़े भाई जितना मजबूत या ताकतवर तो नहीं था, लेकिन वो हद से ज्यादा चालाक था। उसकी जुबान बहुत मीठी थी, लेकिन उस मिठास में जहर घुला होता था। वो ऐसी बातें करता था कि सामने वाले को गहरी चोट लग जाए और उसे पता भी ना चले कि बात कहां से आई है। इन दोनों के बाद घर का सबसे छोटा बेटा था महाराज। उसकी उम्र 18 साल थी, लेकिन घर में कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था। सब उसे बुद्धू कहते थे। महाराज की चाल बहुत धीमी थी। वो बात भी रुक रुक कर करता था और उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। वो कभी किसी से बहस नहीं करता था। अगर कोई उसे बुरा भला भी कह दे, तो वो बस चुपचाप सुन लेता और एक किनारे बैठ जाता। परिजा को अपने सबसे छोटे बेटे महाराज से हमेशा चिढ़ रहती थी। वो ताने मारते हुए कहती कि ये लड़का तो हमारे सिर पर बस एक बोझ बनकर रह गया है। ना इसके पास कोई हुनर है और ना ही अकल। बलखू भी उसे हमेशा नजरअंदाज ही करता था। अगर समरान या अयान किसी चीज की फरमाइश करते, तो वो फौरन पूरी हो जाती। लेकिन अगर कभी महाराज अपनी कोई जरूरत बताता, तो बलखू उसे झिड़क देता कि तुझे इन चीजों का क्या करना है, चुपचाप जाकर अपना काम कर। दोनों बड़े भाई भी महाराज को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कभी उसे सुस्त कहते, तो कभी कहते कि इससे अच्छा तो घर में एक जानवर पाल लेते, कम से कम वो कोई काम तो आता। महाराज ये सब सुनकर भी पलटकर कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन मौसम में अजीब सी तपिश थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बदन के साथ साथ हड्डियां भी पिघलती हुई महसूस हो रही थीं। बलखू रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया था, लेकिन जब वो शाम को वापस लौटा, तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने घर का दरवाजा खोला, लकड़ियों की बोरी जमीन पर फेंकी और दीवार का सहारा लेकर वहीं निढाल होकर बैठ गया। परिजा घबराकर दौड़ती हुई उसके पास आई। उसने देखा कि बलखू पसीने में तरबतर है और उसका चेहरा लाल हो रहा है। बलखू ने कांपती हुई आवाज में बताया कि पेड़ काटते वक्त एक बहुत मोटी टहनी टूटकर सीधे उसके घुटने पर आ गिरी। दर्द बर्दाश्त से बाहर था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा जिस्म आग में जल रहा हो। परिजा ने फौरन उसके माथे पर हाथ रखा। माथा बुखार से अंगारे की तरह तप रहा था। उसने जल्दी से ठंडे पानी की पट्टियां की, कुछ जंगली पत्तों का रस निकालकर बलखू को पिलाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उस रात घर में किसी को सुकून नहीं मिला। बुखार कम होने के बजाय और तेज होता जा रहा था। महाराज चुपचाप अपने बाप के पैरों के पास बैठा उन्हें सहला रहा था। परिजा ने उसे कई बार डांटा कि वहां से उठकर सो जाए, लेकिन महाराज नहीं हिला। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा। अगली सुबह जब हल्की रोशनी झोपड़ी के अंदर आई,
तो परिजा ने परेशान हाल में चूल्हा जलाया। उसने बाहर खड़े अपने सबसे बड़े बेटे समरान को आवाज दी। समरान मुंह धोकर अंदर आया और पूछा कि क्या बात है। परिजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे अब्बू कल शाम से बहुत तेज बुखार में हैं। उनके घुटने में भी गहरी चोट है। वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उनका जंगल जाना मुमकिन नहीं है। घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए आज तुम्हें जंगल जाना होगा और लकड़ियां काट कर लानी होंगी। सम्रान ने कुछ पल सोचा और फिर सीना तान कर बोला, आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैं अभी कुल्हाड़ी उठाता हूं और जंगल चला जाता हूं। ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। परिजा को यह सुनकर बहुत तसल्ली हुई। उसने जल्दी से एक साफ थैला निकाला। उसमें खाने के लिए अच्छी और ताजी रोटियां रखीं, साथ में मजेदार चटनी बांधी। फिर एक पीतल की केतली में सुबह का ताजा मीठा दूध भरकर समरान को दे दिया। समरान ने केतली कमर से बांधी, कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और बड़े गुरूर के साथ घर से निकल पड़ा। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने जा रहा है। जंगल का रास्ता लंबा और सुनसान था। जैसे ही समरान जंगल के किनारे पर पहुंचा, उसकी नजर एक अजीब से बूढ़े आदमी पर पड़ी। उस बूढ़े का कद बहुत छोटा था, कमर झुकी हुई थी और उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने थे। वो एक लाठी के सहारे कांपता हुआ खड़ा था और उसका चेहरा बता रहा था कि वो कई दिनों से भूखा है। जैसे ही समरान उसके पास से गुजरा, उस बूढ़े ने कांपती हुई कमजोर आवाज में कहा, बेटा, जरा रुक जाओ। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं और प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। तुम्हारे कंधे पर थैला है और कमर पर केतली लटक रही है। मुझे बस थोड़ा सा खाना दे दो और एक घूंट दूध पिला दो। किसी गरीब की मदद करने से तुम्हारी जिंदगी में भी आसानी आएगी। बूढ़े की आवाज में इतनी बेबसी थी कि कोई भी आम इंसान तरस खा लेता, लेकिन समरान के दिल में कोई तरस नहीं आया। उसने बूढ़े को हिकारत की नजर से देखा और झिड़कते हुए बोला, हट रास्ते से ऐ बूढ़े, मेरा थैला खाली है और केतली में भी कुछ नहीं है। और अगर होता भी तो मैं तुझ जैसे सड़क किनारे बैठे भिखारियों को हरगिज ना देता। मुझे अपना काम करना है, मुझे जंगल जाना है। जा कहीं और जाकर अपना ये नाटक दिखा। ये कहकर समरान ने गुरूर से अपना कदम आगे बढ़ाया और घने जंगल में दाखिल हो गया। बूढ़ा वहीं खामोश खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। जंगल के अंदर बड़े बड़े दरख्त थे, जिनकी छांव इतनी गहरी थी कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। समरान ने एक मोटा सा पेड़ चुना। उसने अपना थैला और केतली एक तरफ रखी, कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से पेड़ पर वार किया। लेकिन उसका निशाना चूक गया। कुल्हाड़ी पेड़ पर लगने के बजाय फिसलकर सीधे समरान के बाजू पर जा लगी। एक तेज चीख जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। समरान दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाजू से बहुत तेजी से खून बहने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि उसके लिए कुल्हाड़ी उठाना भी मुश्किल हो गया। वो किसी तरह रोता कराहता उठा, अपना सामान समेटा और खून से लथपथ हालत में वापस गांव की तरफ भाग खड़ा हुआ। जब समरान घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर परिजा के होश उड़ गए। उसने फौरन समरान के घाव पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया और पट्टी बांधी। अब घर की हालत और भी खराब हो गई थी। एक चारपाई पर बलखू बुखार में तप रहा था और दूसरी पर घर का सबसे बड़ा बेटा जख्मी हालत में पड़ा था। अगले दिन सुबह परिजा ने अपने मंझले बेटे अयान को बुलाया। अयान बाहर मजे से लेटा हुआ था। परिजा ने उसे हालात की संगीनी बताते हुए कहा, बेटा, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अब्बू और समरान दोनों बिस्तर पर हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जंगल जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ। अयान ने बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? समरान भाई से कुल्हाड़ी नहीं संभली तो क्या हुआ? मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी जाकर ढेर सारी लकड़ियां ले आता हूं। परिजा ने अयान के लिए भी वही बेहतरीन खाना और मीठा दूध तैयार किया और उसे खुशी खुशी विदा किया। अयान भी कुल्हाड़ी लेकर उसी रास्ते पर चल पड़ा। जब वो उसी मोड़ पर पहुंचा तो उसे भी वही कमजोर बूढ़ा खड़ा हुआ मिला। बूढ़े ने अयान से भी उसी लहजे में कहा, बेटा, भूख और प्यास से मेरी जान निकल रही है। मुझे थोड़ा सा खाना और पानी दे दो, बड़ा एहसान होगा। लेकिन अयान तो समरान से भी 2 कदम आगे था। उसने बूढ़े का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ बुढ़े, ये नाटक किसी और को दिखाना। तुम जैसे लोग बस दूसरों का अधिकार मारना जानते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे पास खाना भी होता तब भी मैं तुम्हें एक निवाला नहीं देता। चलो हटो यहां से। अयान बूढ़े को बुरा भला कहकर आगे बढ़ गया। उसने जंगल में जाकर एक पेड़ के पास अपना सामान रखा
और कुल्हाड़ी उठाकर वार किया, लेकिन उसका हाल भी अपने भाई जैसा ही हुआ। पहली ही चोट में कुल्हाड़ी फिसल गई और उसके पैर की पिंडली को बुरी तरह चीरती हुई निकल गई। अयान दर्द से चीख पड़ा और वहीं गिर गया। कुछ राहगीरों ने उसकी चीखें सुनी और उसे सहारा देकर किसी तरह घर वापस पहुंचाया। अब घर का मंजर बहुत ही दर्दनाक था। तीन मर्द और तीनों बिस्तर पर लाचार पड़े थे। परिजा खामोशी से अयान के पैर पर भी पट्टी बांध रही थी। घर में निराशा का माहौल था। तभी घर के एक कोने से बहुत ही धीमी आवाज आई। ये आवाज महाराज की थी, जिसे सब बुद्धू कहते थे। वो धीरे धीरे चलकर अपने बाप की चारपाई के पास आया और बोला, अब्बू, आप और दोनों भाई अब काम नहीं कर सकते। घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझे पता है आप लोग मुझे किसी लायक नहीं समझते, लेकिन मैं भी इस घर का बेटा हूं। क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाऊं और लकड़ियां काट कर लाऊं? बलखू ने दर्द से कराहते हुए आंखें खोली और मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे ओ बुद्धू, तू भला क्या काम करेगा? तेरे दोनों मजबूत भाई तो जख्मी होकर लौट आए। तू कुल्हाड़ी का वजन भी उठा पाएगा? जा जाकर अपना काम कर। ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन महाराज इस बार पीछे नहीं हटा। उसने बहुत ही सुकून से कहा, अब्बू, मैं मानता हूं कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूं, लेकिन अगर हिम्मत की जाए तो रास्ते निकल आते हैं। मैं आपको और घर वालों को भूखा नहीं देख सकता। मुझे बस एक बार कोशिश करने की इजाजत दे दीजिए। बलखू ने थकी हुई हालत में हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, जा जाकर अपना शौक भी पूरा कर ले। देख लेता हूं तू कौन सा तीर मार लेगा। महाराज चुपचाप वहां से उठा और अपनी अम्मी परिजा के पास गया, जो उदास बैठी थी। उसने कहा, अम्मी, अब्बू ने मुझे जंगल जाने को कह दिया है। मुझे खाने को कुछ दे दीजिए। परिजा ने उसे बहुत ही बेरुखी से देखा। उसने कोई अच्छा खाना या मीठा दूध महाराज के लिए नहीं निकाला। उसने बस एक कल की रखी हुई सख्त सूखी रोटी एक पुराने कपड़े में बांधी और केतली में सादा पानी भरकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने तंज कसते हुए कहा, ले जा ये रोटी और पानी, खा लेना वहां बैठकर। महाराज ने बिना किसी शिकायत के वो सूखी रोटी और पानी ले लिया। उसने अपनी अम्मी को अदब से आदाब किया और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। चलते चलते जब वो उसी जगह पहुंचा तो उसे भी वही बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा बिल्कुल उसी तरह लाचार और थका हुआ लग रहा था। उसने महाराज की तरफ देखकर अपनी वही गुजारिश दोहराई, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूं। अगर तुम्हारे थैले में कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मेरी जान बच जाएगी। महाराज फौरन रुक गया। उसकी आंखों में बूढ़े के लिए सच्ची हमदर्दी थी। उसने बहुत ही नरमी से कहा, बाबा, मुझे आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास कोई बहुत अच्छा खाना नहीं है। मेरे थैले में बस एक पुरानी सूखी रोटी है और इस केतली में सादा पानी है। अगर आप इसी से अपना पेट भर सकें तो ये सब आपका है। मुझे ये आपको देने में बहुत खुशी होगी। महाराज ने जल्दी से अपना झोला खोला ताकि बूढ़े को रोटी दे सके, लेकिन जैसे ही उसने वो पुराना कपड़ा खोला, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वहां कोई सूखी रोटी नहीं थी। उस कपड़े के अंदर एक बहुत ही बड़ा, ताजा और खुशबूदार केक रखा हुआ था। उस पर मलाई की मोटी परत थी और ढेर सारे मेवे लगे हुए थे। ऐसा केक महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हैरानी के मारे उसने अपनी पीतल की केतली का ढक्कन खोला तो उसमें सादा पानी नहीं था, बल्कि वो एकदम ताजे उबले हुए मीठे दूध से भरी हुई थी, जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। महाराज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बुदबुदाया, ये क्या है? ये सब तो सूखी रोटी और पानी था। लेकिन उसने ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने खुशी खुशी वो शानदार केक बूढ़े बाबा के आगे रख दिया और कटोरी में वो मीठा दूध निकालकर उन्हें पीने को दिया। बूढ़े ने बहुत ही इत्मीनान से वो पूरा केक खाया और दूध पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब बूढ़े का पेट भर गया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और चमक आ गई। बूढ़ा अपनी जगह से उठा और महाराज के कंधे पर हाथ रखकर बहुत प्यार से बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने अपनी इकलौती सूखी रोटी भी मेरे लिए खुशी खुशी निकाल दी। जो इंसान दूसरों के दुख को अपना समझता है, उसकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहता। आओ मेरे साथ। महाराज बिना कुछ सोचे बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ा उसे जंगल के बहुत अंदर तक ले गया, जहां चारों तरफ सन्नाटा था। वहां जाकर बूढ़ा एक बहुत ही पुराने और बड़े पेड़ के पास रुक गया। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बहुत ऊपर तक आई हुई थीं और वो बरसों पुराना लग रहा था।
बूढ़े ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा महाराज, जब मैं यहां से चला जाऊं तो तुम अपनी कुल्हाड़ी से इस पेड़ की जड़ पर वार करना। जब तुम इसे काटोगे तो इसकी जड़ के नीचे तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। बस उस चीज को संभाल कर रखना। इतना कहकर वो बूढ़ा पलटकर जंगल के घने पेड़ों के बीच चला गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। महाराज अब वहां बिल्कुल अकेला था। उसके सामने वो पुराना पेड़ था और हाथ में कुल्हाड़ी। उसने बूढ़े बाबा की बात पर भरोसा करते हुए कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से पेड़ की जड़ पर पहला वार किया। कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। महाराज कमजोर जरूर था, लेकिन आज उसके हाथों में एक अलग ही ताकत महसूस हो रही थी। वो लगातार वार करता रहा। पसीना उसके चेहरे से टपकने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। काफी देर की मेहनत के बाद वो पुराना पेड़ एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही पेड़ गिरा, उसकी जड़ों के नीचे की मिट्टी हट गई और वहां एक बड़ा सा गड्ढा नजर आने लगा। महाराज ने जब उस गड्ढे के अंदर झांका तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पेड़ की जड़ के नीचे कोई खजाना या सोना चांदी नहीं था, बल्कि वहां एक बहुत बड़ी काली मुर्गी बैठी हुई थी। ये कोई आम मुर्गी नहीं थी। यह किसी भी आम मुर्गी से कई गुना ज्यादा बड़ी थी और इसके पंख रात के अंधेरे की तरह गहरे काले और चमकदार थे। उन पंखों पर रोशनी पड़ते ही वो किसी कीमती रेशम की तरह चमक उठते थे। महाराज हैरानी से उस मुर्गी को देखता रह गया। मुर्गी ने ना कोई आवाज निकाली और ना ही वहां से भागने की कोशिश की। वो बस अपनी चमकीली आंखों से महाराज को देख रही थी। महाराज के दिमाग में ख्यालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, ये कोई मामूली मुर्गी नहीं है। इसके पंखों की चमक बता रही है कि यह बहुत ही नायाब चीज है। अगर मैं इसे शहर के बाजार में ले जाकर बेचूं, तो शायद मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मेरे अब्बू का इलाज भी हो जाए और घर की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएं। मुझे लकड़ियां काटने की जरूरत ही ना पड़े। उसने बहुत ही एहतियात से अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस बहुत बड़ी काली मुर्गी को अपनी गोद में उठा लिया। मुर्गी का वजन भी काफी था, लेकिन महाराज को वो बोझ नहीं लगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी, मुर्गी को सीने से लगाया और अब उसने घर जाने के बजाय उस रास्ते पर कदम बढ़ा दिए जो सीधे बड़े शहर की तरफ जाता था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और आंखों में एक नए सवेरे की उम्मीद। उसे नहीं पता था कि ये मुर्गी उसे किस मंजिल तक ले जाएगी, लेकिन उसे ये यकीन जरूर था कि उसके बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं। सूरज ढलने लगा था और महाराज उस बहुत बड़ी काली मुर्गी के साथ शहर के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। जब महाराज उस बहुत बड़ी काली मुर्गी को अपनी गोद में लिए शहर की सरहद पर पहुंचा, तो रात का अंधेरा पूरी तरह से गहरा चुका था। शहर की गलियों में सन्नाटा पसरने लगा था। बाजारों की रौनक खत्म हो चुकी थी और दुकानें बंद हो गई थीं। इक्का दुक्का लोग ही रास्तों पर नजर आ रहे थे या फिर पहरेदार अपनी गश्त लगा रहे थे। महाराज का दिल थोड़ा घबराने लगा। वो सोचने लगा कि इतनी रात गए इस अजनबी शहर में वो जाएगा कहाँ और इस अजीबो गरीब बड़ी सी काली मुर्गी को किसे दिखाएगा। कौन उसे इसके पैसे देगा। थक हार कर वो चलता रहा और आखिर में एक सराय के दरवाजे पर जाकर रुका। उसने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद अंदर से एक उम्रदराज आदमी बाहर आया जो उस सराय का रखवाला था। महाराज ने कहा, जनाब, मैं एक मुसाफिर हूं और इस शहर में बिल्कुल नया हूं। रात बहुत हो चुकी है और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप मुझे अपनी सराय में रात गुजारने की जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो भी किराया होगा मैं सुबह आपको दे दूंगा। सराय वाले ने महाराज के सादे कपड़ों और थके हुए चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। ये सराय तो बनी ही तुम जैसे मुसाफिरों के लिए है। जो भी थका हारा राहगीर यहां आता है उसे सुकून की नींद मिलती है। तुम आराम से अंदर आकर रात गुजार सकते हो। सराय वाले ने पूरा दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर महाराज की गोद में बैठी उस बहुत बड़ी काली मुर्गी पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी और ऐसी अजीब मुर्गी कभी नहीं देखी थी। वो हैरानी से बोला, अरे लड़के, ये कैसी मुर्गी है तुम्हारे पास। इसका कद तो देखो और इसके ये काले पंख, ये तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे ये किसी महंगे रेशम के बने हों। महाराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ जनाब, ये कोई आम मुर्गी नहीं है। ये बहुत खास है।
इसके ये काले चमकदार पंख किसी भी आम परिंदे से बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूं। सराय वाले की हैरानी कम नहीं हुई। वो फौरन अंदर गया और अपनी तीनों बेटियों को बुला लाया। उसकी बेटियों के नाम सीमा, जोया और शाली थे। तीनों भागती हुई बाहर आईं और जैसे ही उन्होंने उस बहुत बड़ी काली मुर्गी को देखा, वो भी हैरान रह गईं। उनकी आंखों में उस मुर्गी के चमकदार काले पंखों को देखकर एक अजीब सी लालच भरी चमक आ गई। तीनों आपस में फुसफुसाने लगीं। सीमा ने धीरे से कहा, देखो तो, कितनी अजीब और खूबसूरत मुर्गी है। जोया ने जवाब दिया, हाँ, इसके ये काले पंख तो किसी जादू की तरह लग रहे हैं। अगर ये मेरे पास होते तो मैं इनसे अपने लिए कोई अच्छी सी चीज बनवा लेती। थोड़ी देर बाद सराय वाले ने कहा, चलो बेटा, अब रात बहुत हो गई है। तुम इस मुर्गी को इस खाली कमरे में रख दो और खुद साथ वाले कमरे में जाकर सो जाओ। मेरी सराय में आज तक किसी की कोई सुई भी नहीं खोई है, इसलिए बेफिक्र होकर सो जाना। महाराज ने हामी भरी। उसने उस काली मुर्गी को एक कमरे में छोड़ा और खुद जाकर बिस्तर पर लेट गया। दिन भर की थकावट इतनी ज्यादा थी कि आंख बंद करते ही उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन दूसरी तरफ सराय के एक कमरे में सीमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। उसके दिमाग में बस उस बहुत बड़ी काली मुर्गी के वो चमकदार पंख घूम रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं चुपके से उस मुर्गी का सिर्फ एक काला पंख नोच लूं और उसे अपने बालों में सजा लूं, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। मुर्गी के पास तो इतने सारे पंख हैं, एक कम भी हो गया तो उस लड़के को खबर भी नहीं होगी। यही सोचकर सीमा चुपके से अपने बिस्तर से उठी। दबे पांव चलते हुए वो उस कमरे में दाखिल हुई जहां वो काली मुर्गी बैठी थी। कमरे में हल्का सा अंधेरा था, लेकिन मुर्गी के पंख उस अंधेरे में भी हल्की चमक दे रहे थे। सीमा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उसने मुर्गी का एक पंख पकड़कर खींचने की कोशिश की, एक अजीब सा झटका लगा। उसका हाथ उस काली मुर्गी के पंखों से ऐसे चिपक गया जैसे किसी ने बहुत मजबूत गोंद लगा दी हो। सीमा ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन हाथ टस से मस नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो मुर्गी का ही कोई हिस्सा बन गई हो। वो डर के मारे कांपने लगी और धीमी आवाज में रोते हुए अपनी बहन को पुकारने लगी, जोया, ओ जोया, जल्दी आ, देख मेरा हाथ फंस गया है, मुझे बचा ले। जोया अपने कमरे में ही थी। बहन की घबराई हुई आवाज सुनकर वो भागती हुई आई। कमरे का नजारा देखकर उसके भी होश उड़ गए। उसने देखा कि सीमा जमीन पर बैठी है और उसका हाथ उस काली मुर्गी से बुरी तरह चिपका हुआ है। जोया ने फौरन आगे बढ़कर अपनी बहन की कलाई पकड़ी ताकि उसे खींचकर अलग कर सके। लेकिन जैसे ही जोया का हाथ सीमा की कलाई से छुआ, उसका हाथ भी वहीं का वहीं चिपक गया। अब दोनों बहनें एक साथ उस मुर्गी से जुड़ गई थीं। दोनों ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब दोनों बहनें मिलकर रोने लगीं और अपनी सबसे छोटी बहन शाली को आवाज देने लगीं। शाली गहरी नींद में थी, लेकिन बहनों के रोने की आवाज सुनकर वो भी हड़बड़ाकर उठ गई। दौड़ती हुई जब वो कमरे में पहुंची, तो दोनों बहनों को जमीन पर मुर्गी के साथ चिपका देखकर वो कुछ समझ नहीं पाई। उसे लगा शायद ये दोनों उस अजीब मुर्गी के कीमती पंख चुराने आई हैं और अब आपस में लड़ रही हैं। उसने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी एक पंख चाहिए। शाली ने आगे बढ़कर जोया का हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही हुआ। शाली का हाथ भी जोया के हाथ से ऐसे चिपक गया जैसे लोहे को किसी ने वेल्डिंग कर दिया हो। अब तीनों बहनें फर्श पर बैठी रो रही थीं, एक दूसरे को कोस रही थीं और खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। वो पूरी रात उसी हालत में उस बहुत बड़ी काली मुर्गी के साथ चिपकी रहीं। सुबह हुई, महाराज की आंख खुली। उसने उठकर अपने कपड़े ठीक किए, मुंह धोया और उस कमरे की तरफ गया जहां उसने अपनी मुर्गी छोड़ी थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। सराय वाले की तीनों बेटियां जमीन पर बेहाल बैठी थीं। उनके चेहरे डरे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और तीनों के हाथ एक दूसरे से होते हुए उस बहुत बड़ी काली मुर्गी से चिपके हुए थे। महाराज पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे बात समझ में आ गई। सीमा ने रोते हुए महाराज से कहा, देखो तुम्हारी इस मनहूस मुर्गी ने हमारे साथ क्या किया है। इसने हमें जकड़ लिया है, अब ये हमें छोड़ ही नहीं रही। कुछ करो। महाराज ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, तुम तीनों इतनी रात को मेरी मुर्गी के पास क्या करने आई थीं? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था।
अभी उनकी बात चल ही रही थी कि सराय वाला भी वहां पहुंच गया। अपनी तीनों बेटियों को इस अजीब और शर्मनाक हालत में देखकर उसका खून खौल उठा। वो महाराज पर चिल्लाने लगा, ओए लड़के, तू देखने में तो बड़ा सीधा सादा लगता था, लेकिन तू तो कोई बड़ा फरेबी निकला। ये क्या टोना टोटका किया है तूने मेरी बेटियों पर? जल्दी से इन्हें अलग कर। महाराज ने बिना घबराए कहा, जनाब आप खुद सोचिए, मैं तो रात भर अपने कमरे में सो रहा था। आपकी बेटियां खुद मेरी मुर्गी के पास आईं और इसके पंख चुराने की नजर से इसे छुआ। अब जो भी हुआ है, ये कुछ और ही बात है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और अब मुझे यहां से जाना है। मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया हूं। ये कहकर महाराज ने आगे बढ़कर उस बड़ी काली मुर्गी को अपनी दोनों बाजुओं में उठा लिया। और हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही महाराज ने मुर्गी को उठाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, वो तीनों बहनें भी उसके पीछे पीछे घिसटती हुई चलने लगीं। वो मुर्गी से अलग नहीं हो पा रही थीं, इसलिए जहां मुर्गी जाती, उन्हें भी मजबूरी में वहीं जाना पड़ रहा था। सराय वाला अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वो कुछ नहीं कर सकता था। महाराज सराय से बाहर निकला और सड़क पर चलने लगा। उसके आगे आगे मुर्गी थी और पीछे पीछे तीन जवान लड़कियां एक कतार में लटकी हुई चली आ रही थीं। जो भी देखता, वो अपनी जगह रुककर हंसने लगता। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े ने जब ये तमाशा देखा कि एक लड़का मुर्गी लिए जा रहा है और पीछे तीन लड़कियां रोती चीखती खींची चली आ रही हैं, तो उसे बड़ा तरस आया। वो शाली के पास गया और बोला, अरे बेटियों, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे क्यों इस मुर्गी के पीछे बंधी हो? बूढ़े ने तरस खाकर शाली का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा, लेकिन जैसे ही बूढ़े का हाथ शाली से लगा, वो भी उसी का शिकार हो गया। बूढ़े का हाथ शाली के कंधे से चिपक गया। अब बूढ़ा भी चीखने लगा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा हाथ तो अलग ही नहीं हो रहा। लेकिन अब रोने से क्या होना था? बूढ़ा भी उस काफिले का चौथा हिस्सा बन गया और उनके साथ साथ घिसटने लगा। बाजार से गुजरते हुए एक उस्ताद अपने कंधे पर किताबों का झोला लटकाए जा रहा था। उसने जब एक बूढ़े आदमी को तीन लड़कियों के पीछे अजीबोगरीब तरीके से चलते देखा, तो उसे लगा कि ये लड़कियां इस बूढ़े को परेशान कर रही हैं। वो अपना दिमाग दिखाते हुए बूढ़े के पास गया और उसका कंधा पकड़कर बोला, बड़े मियाँ, रुकिए, मैं आपको इन लड़कियों से छुड़ाता हूं। लेकिन उस्ताद का हाथ जैसे ही बूढ़े के कंधे पर पड़ा, वो भी उसी गोंद से चिपक गया। अब उस्ताद भी हाय मचाते हुए उनके पीछे पीछे चलने पर मजबूर हो गया। इस पूरे ड्रामे को सड़क किनारे खेत में काम कर रहे दो किसान देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद शहर में कोई नया खेल तमाशा चल रहा है। वो दोनों दौड़कर पास आए। एक किसान ने हंसते हुए उस्ताद का कुर्ता पकड़ लिया कि इसे रोकें, और दूसरे किसान ने अपने साथी का हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था, वो दोनों भी उसी जंजीर का हिस्सा बन गए। अब नजारा कुछ ऐसा था। सबसे आगे महाराज अपनी वो बहुत बड़ी काली मुर्गी उठाए चल रहा था। उसके पीछे सराय वाले की तीन बेटियां, फिर वो बूढ़ा, फिर उस्ताद और आखिर में वो दो किसान। कुल 7 लोग एक दूसरे से चिपके हुए इस तरह चल रहे थे जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे हों। पूरे शहर में हंगामा मच गया। लोग छतों पर चढ़ गए, बच्चे तालियां बजाने लगे और हर कोई इस अजीबोगरीब नजारे को देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। चलते चलते शाम हो गई और वो सब एक दूसरे बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंच गए। यहाँ शाही महल था। महाराज ने एक दूसरी सराय देखी और वहां जाकर रुकने का फैसला किया। सराय वाले ने जब इस अजीब काफिले को देखा, तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने महाराज से कहा, भाई, तुम क्या इस शहर की शहजादी को हंसाने आए हो? अगर तुम उसे हंसा दोगे तो तुम्हारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। महाराज ने हैरानी से पूछा, शहजादी को हंसाना? ये क्या कहानी है जनाब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सराय वाले ने तफसील से बताया, हमारे इस मुल्क के बादशाह की एक इकलौती बेटी है। वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी छाई रहती है। उसने बरसों से कभी मुस्कुराना तो दूर, किसी से ठीक से बात तक नहीं की है। बादशाह ने अपनी बेटी की यह हालत देखकर ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में जो भी शख्स मेरी बेटी को हंसा देगा, मैं अपनी शहजादी की शादी उसी के साथ कर दूंगा। बड़े बड़े नट, जोकर, कलाबाज और जादूगर आए, लेकिन शहजादी के चेहरे पर कोई हंसी नहीं आई। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये अजीबोगरीब तमाशा देखकर वो जरूर हंस पड़ेगी। ये बात सुनकर महाराज गहरी सोच में पड़ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि अगर वो शहजादी को हंसा दे
तो उसकी और उसके परिवार की जिंदगी के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगली सुबह होते ही महाराज ने अपना मुंह धोया, उस बहुत बड़ी काली मुर्गी को उठाया और उन 7 चिपके हुए लोगों के साथ सीधा शाही महल की तरफ चल पड़ा। महल के पहरेदारों ने जब इस अजीब काफिले को देखा, तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बिना किसी रोक टोक के महाराज को सीधा दरबार में जाने दिया। जब महाराज दरबार में दाखिल हुआ, तो पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। महाराज ने आगे बढ़कर आदाब किया और बोला, बादशाह सलामत, मैंने आपका ऐलान सुना था। मेरे पास ये बहुत बड़ी काली मुर्गी है और पता नहीं कैसे ये 7 लोग इससे और एक दूसरे से चिपक गए हैं। मैंने सोचा शायद इस अजीब नजारे को देखकर शहजादी साहिबा के चेहरे पर हंसी आ जाए। बादशाह को भी यह नजारा देखकर बहुत हैरत हुई। उसने फौरन शहजादी को दरबार में बुलवाया। शहजादी हमेशा की तरह उदास चेहरा लिए दरबार में आई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर महाराज की बाहों में बैठी, उस बड़ी काली मुर्गी और उसके पीछे एक रेलगाड़ी की तरह लटके हुए उन 7 लोगों पर पड़ी, जिनमें कोई रो रहा था, कोई गुस्से में लाल हो रहा था और कोई शर्म से पानी पानी हो रहा था। शहजादी की आंखें फटी रह गईं। पूरी महफिल में सन्नाटा था। अचानक शहजादी के होंठ हिले और उसके गले से एक जोरदार ठहाका फूट पड़ा। वो इतना खुलकर और इतनी जोर से हंसी कि पूरे दरबार की दीवारें गूंज उठीं। उसे हंसता देख बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सारे दरबारी भी खुशी से तालियां बजाने लगे। और जैसे ही शहजादी हंसी, उस काली मुर्गी का जाल टूट गया। वो 7 लोग जो एक दूसरे से चिपके हुए थे, अचानक एक झटके में अलग हो गए। किसी को कोई चोट नहीं लगी। सबने राहत की सांस ली और शर्मिंदगी के मारे चुपचाप अपने अपने रास्ते वहां से खिसक गए। महाराज ने वो बड़ी काली मुर्गी वहीं सराय वाले की बेटियों को दे दी कि अब ये तुम्हारी है। शहजादी को हंसता हुआ देखकर महाराज ने बादशाह के सामने जाकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। शहजादी अब खुश है। क्या अब आप अपने वादे के मुताबिक शहजादी की शादी मुझसे करवाएंगे? बादशाह ये सुनकर थोड़ा सक पका गया। उसने जब महाराज के सादे कपड़ों, उसकी आम सी शक्ल और उसके लकड़हारे होने का अंदाजा लगाया, तो उसका शाही गुरूर जाग उठा। वो सोचने लगा कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी एक आम से गरीब लड़के से कैसे कर दे। उसने बहाना बनाते हुए कहा, लड़के, तुमने शहजादी को हंसाया जरूर है, लेकिन शाही खानदान का दामाद बनने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। तुम्हें खुद को साबित करना होगा। महाराज ने सुकून से पूछा, मुझे और क्या करना होगा? बादशाह ने एक मुश्किल काम सोचते हुए कहा, अगर तुम वाकई मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, तो जाओ और कोई ऐसा शख्स ढूंढ कर लाओ जो एक ही बार में 100 मन मीठा दूध पी सके। जब तक ऐसा आदमी मेरे सामने लाकर नहीं खड़ा करोगे, तब तक शादी के बारे में सोचना भी मत। महाराज ये सुनकर थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे फौरन उस बूढ़े बाबा की याद आई जो जंगल में मिला था। वो बिना वक्त बर्बाद किए फौरन उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा जहां उसने वो बड़ा पेड़ काटा था। लंबा सफर तय करके जब वो उस जगह पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक बहुत ही ठिगने कद का बौना आदमी बैठा है। बौने का चेहरा उतरा हुआ था और वो पेट पकड़कर बुरी तरह रो रहा था। महाराज ने पास जाकर पूछा, भाईजान, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? बौने ने रोते हुए कहा, भाई, मेरे पेट में प्यास की ऐसी आग लगी है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। मैंने पानी के कई मटके पी लिए, लेकिन प्यास है कि बढ़ती ही जा रही है। अगर मुझे कहीं से बहुत सारा दूध पीने को मिल जाए, तो शायद मेरी जान बच जाए। महाराज की आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन बौने का हाथ पकड़ा और बोला, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको 1-2 मटके नहीं, पूरे 100 मन मीठा दूध पिलाऊंगा। बौना ये सुनकर बहुत खुश हुआ और महाराज के साथ फौरन महल की तरफ चल पड़ा। जब महाराज उस बौने को लेकर दरबार में हाजिर हुआ, तो बादशाह ने हैरानी से उसे देखा। उसने हुक्म दिया कि शाही बावर्ची खाने से तमाम दूध के मटके और बाल्टियां बाहर मंगवाई जाएं। देखते ही देखते दूध के बड़े बड़े बर्तनों की एक लंबी कतार लग गई। पूरे 100 मन दूध वहां मौजूद था। बादशाह ने बौने की तरफ इशारा करते हुए कहा, लो, पीकर दिखाओ। बौने ने दूध के मटकों को देखा और बिना रुके पहली बाल्टी मुंह से लगा ली। और फिर जो हुआ, उसे देखकर पूरे दरबार के लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बौना एक के बाद एक बाल्टी और मटके ऐसे पीता जा रहा था जैसे कोई प्यासा इंसान पानी का छोटा सा गिलास पीता है।
कुछ ही देर में वो पूरे का पूरा 100 मन दूध पी गया और डकार लेते हुए बोला, आह, थोड़ा सुकून मिला है। अगर थोड़ा दूध और होता तो मजा ही आ जाता। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। महाराज ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपकी ये शर्त भी पूरी कर दी है। अब तो आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। बादशाह अब बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन उसका गुरूर अभी भी टूटा नहीं था। उसने महाराज को नीचा दिखाने के लिए एक और नई चाल चली। उसने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मान लिया कि तुमने ये काम कर दिखाया, लेकिन मैं ऐसे ही आसानी से मान नहीं जाऊंगा। अगर तुम सच्चे हो तो अब एक ऐसा आदमी लेकर आओ जो रोटियों का एक पूरा पहाड़ खा सके। जब तक रोटियों का पहाड़ खाने वाला नहीं लाओगे, तब तक तुम्हें शहजादी नहीं मिलेगी। बादशाह की इस नई और अजीब शर्त को सुनकर पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। वजीर, अमीर और जितने भी दरबारी वहां मौजूद थे, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबको ये बात समझ में आ रही थी कि बादशाह सिर्फ बहाने बना रहा है। वो किसी भी कीमत पर अपनी इकलौती और लाडली बेटी की शादी एक लकड़हारे के बेटे से नहीं करना चाहता था। महाराज वहीं दरबार के बीचों बीच खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी की झलक आई। उसने सोचा कि क्या वो कभी इस इम्तिहान से बाहर निकल पाएगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे वो बहुत बड़ी काली मुर्गी उसे मिली थी, कैसे उस बूढ़े बाबा ने उसकी मदद की थी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और बिना कोई शिकायत किए बादशाह को आदाब करके दरबार से बाहर निकल आया। महल से बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। महाराज ने अपने घर, गांव गुलाब खेड़ा और अपने थके हुए अब्बू बलखू, परेशान अम्मी परीजा और दोनों भाइयों समरान और अय्यान के बारे में सोचा। उसे लगा कि अगर वो आज हार मान गया तो उसके घर वाले हमेशा उसी गरीबी और तकलीफ में रहेंगे। यही सोचकर उसने एक बार फिर उसी जंगल का रुख किया। रास्ते बहुत लंबे थे, पैरों में छाले पड़ चुके थे और जिस्म थकान से चूर था। लेकिन उसके इरादे उस पुराने पेड़ की जड़ों से भी ज्यादा मजबूत थे, जहां से उसे वो काली मुर्गी मिली थी। दिन ढल रहा था और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। महाराज बिना रुके चलता रहा। कई मीटर का लंबा सफर पैदल तय करने के बाद जब वो जंगल के उसी हिस्से में पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसके कदम अपने आप रुक गए। जहां से उसे वो बड़ी काली मुर्गी मिली थी और जहां उसे वो दूध पीने वाला बौना मिला था, उसी जगह पर अब एक और अजीब इंसान बैठा था। ये आदमी कद में बहुत छोटा था, बिल्कुल एक बौने जैसा, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थीं और वो अजीब सी बेचैनी में अपने पेट के चारों तरफ मोटी मोटी रस्सियां बांध रहा था। वो रस्सियों को इतनी जोर से कस रहा था जैसे किसी खूंखार जानवर को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। महाराज को उस पर बहुत तरस आया। वो धीरे धीरे चलकर उस बौने के पास गया और बहुत ही नरमी से बोला, भाईजान, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी सख्ती से अपने पेट को रस्सियों से क्यों बांध रहे हैं? आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी बहुत बड़ी तकलीफ में हैं। बौने ने अपनी सूजी हुई आंखों से महाराज की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। उसने कहा, भाई, तुम मुझे कोई हमदर्द इंसान लगते हो, इसलिए तुम्हें अपना दुख बता रहा हूं। मेरी भूख ने मेरी जान निकाल रखी है। पिछले कई दिनों से मैंने कुछ भी ढंग का नहीं खाया है। कुछ देर पहले मैंने खूब सारी रबड़ी खाई थी और कई मन मलाई भी पी ली थी, लेकिन मेरे पेट की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भूख मेरे पेट को चीर कर बाहर निकल आएगी। इसीलिए मैं इन रस्सियों से अपने पेट को बांध रहा हूं, ताकि मेरी ये भूख किसी तरह काबू में आ जाए और मेरा पेट फटने से बच जाए। ये सुनकर महाराज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसका दिल अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे उसकी मंजिल का रास्ता खुद चलकर उसके पास आ गया है। उसने फौरन बौने का हाथ पकड़ लिया और बड़े जोश के साथ बोला, अगर आपकी तकलीफ सिर्फ भूख है, तो फिर आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां रोटियों का एक दो ढेर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पहाड़ मिलेगा। आप जितना चाहें उतना खाइएगा, जब तक कि आपकी ये भूख हमेशा के लिए मिट ना जाए। रोटियों के पहाड़ का नाम सुनते ही उस बौने की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने जल्दी से अपने पेट पर बंधी रस्सियों को थोड़ा ढीला किया और महाराज के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो, मुझे उस रोटियों के पहाड़ के पास ले चलो।
दोनों ने मिलकर शहर की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। महाराज के कदमों में अब कोई थकान नहीं थी। वो बौने को लेकर सीधा शाही महल पहुंचा। जब महल के पहरेदारों ने महाराज को एक और अजीब से बौने के साथ आते देखा, तो वो भी हैरान रह गए। महाराज ने सीधा दरबार में जाकर बादशाह के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, आपकी शर्त के मुताबिक मैं उस इंसान को ले आया हूं जो रोटियों का पहाड़ खा सकता है। अब आप अपनी रोटियों का इंतजाम कीजिए। बादशाह ने जब उस ठिगने और कमजोर से बौने को देखा, तो उसे लगा कि ये लड़का पक्का पागल हो गया है। इतना सा आदमी रोटियों का पहाड़ कैसे खा सकता है? लेकिन शर्त तो शर्त थी। बादशाह ने फौरन पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया। शहर के जितने भी बावर्ची, हलवाई, चक्की चलाने वाले और आटा पीसने वाले थे, सबको शाही बावर्ची खाने में हाजिर होने का हुक्म दे दिया गया। कुछ ही घंटों में शाही गोदामों से आटे की सैकड़ों बोरियां बाहर निकाल ली गईं। महल के पीछे के बड़े मैदान में अनगिनत चूल्हे जलाए गए। आग की तपिश से पूरा इलाका गर्म हो गया। तवे तपने लगे और रोटियां सिकने की वो खुशबू हवा में फैल गई, जिसने पूरे शहर के लोगों को महल के बाहर जमा होने पर मजबूर कर दिया। हजारों हाथ तेजी से आटा गूंथ रहे थे और रोटियां बेल रहे थे। ये सिलसिला पूरा दिन चलता रहा। रोटियां बनती गईं और मैदान के बीचों बीच इकट्ठी होती गईं। शाम होते होते वहां रोटियों का एक ऐसा ऊंचा टीला खड़ा हो गया जो किसी छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। कोई भी आम इंसान उस रोटियों के पहाड़ को देखकर ही हैरत में पड़ जाता। बादशाह अपने महल की बालकनी से उस पहाड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि यह छोटा सा बौना इस पहाड़ का एक हिस्सा भी नहीं खा पाएगा और महाराज शर्त हार जाएगा। बादशाह ने पूरे दरबार को बाहर मैदान में इकट्ठा किया। वजीर, अमीर, खुद शहजादी और मुल्क की अवाम सब वहां मौजूद थे। बादशाह ने महाराज की तरफ देखकर कहा, लो, तुम्हारा रोटियों का पहाड़ तैयार है। अब अपने साथी से कहो कि इसे खाकर दिखाए। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो मैं शहजादी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। महाराज ने उस बौने की तरफ देखा। बौने ने जब उस रोटियों के पहाड़ को देखा तो उसकी बाँछें खिल गईं। उसने अपने पेट की रस्सियां पूरी तरह खोल दी और आगे बढ़ा। उसने कहा, अगर ये कोई सपना है तो मुझे कभी मत जगाना। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बौने ने पहाड़ के पास जाकर पहली रोटी उठाई और मुंह में डाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इसके बाद उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि लोगों की आंखें उसे पकड़ नहीं पा रही थीं। वो रोटियों को ऐसे खा रहा था जैसे कोई इंसान हवा में सांस लेता है। उसे ना तो रोटियां चबाने की जरूरत पड़ रही थी और ना ही पानी पीने की। शुरू में तो दरबार के लोग हंसते रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनकी हंसी हैरत में बदलने लगी। रोटियों का वो पहाड़ जो आसमान को छूता हुआ लग रहा था, धीरे धीरे कम होने लगा। लोग अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक इंसान के पेट में इतनी रोटियां कैसे जा सकती हैं। सूरज पूरी तरह डूबने से पहले ही रोटियों का वो बड़ा पहाड़ समतल जमीन में बदल चुका था। वहां रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। सिर्फ हवा में सिकी हुई रोटियों की महक बाकी थी। बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। बौना अपनी जगह पर बैठ गया और अपने पेट पर बहुत ही सुकून से हाथ फेरते हुए बोला, आह, अब जाकर मेरे पेट में कुछ ठंडक पहुंची है। रोटियां तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन अगर इसके साथ थोड़ी सी दाल या चावल मिल जाते तो मजा ही आ जाता और मेरी भूख पूरी तरह शांत हो जाती। ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। उसका गुरूर मिट्टी में मिल चुका था और उसे अपनी हार साफ नजर आ रही थी। महाराज ने आगे बढ़कर बौने का हाथ थामा और उसे शुक्रिया कहा। फिर वो बादशाह की तरफ पलटा और बहुत ही पुरसुकून लहजे में बोला, बादशाह सलामत, आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो गई है। पहले वो बहुत बड़ी काली मुर्गी, फिर 100 मन दूध पीने वाला और अब रोटियों का पहाड़ खाने वाला। मैंने आपकी हर मुश्किल को पार कर लिया है। अब आपको अपना किया हुआ वादा पूरा करना होगा। बादशाह खामोश खड़ा रहा। उसके दिमाग में अभी भी ये बात नहीं बैठ रही थी कि वो एक गरीब लकड़हारे के बेटे को अपना दामाद कैसे मान ले। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी जगह से आगे कदम बढ़ाया और बहुत ही सख्त आवाज में बोला, लड़के, तुमने वो काम किए हैं जो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। मेरी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का हाथ उस इंसान के हाथ में जाए जिसका हुनर मेरी दौलत से भी ज्यादा बड़ा हो।
महाराज ने अपनी बात को बीच में ही काटते हुए पूछा, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अपने हुनर का एक आखिरी सबूत देना होगा। अब तुम एक ऐसा जहाज बनाकर लाओ जो सिर्फ पानी में ही ना चले, बल्कि जमीन पर भी दौड़ सके। एक ऐसा जहाज जो सूखी मिट्टी और गहरे पानी दोनों पर आसानी से चल सके। जब तक तुम ऐसा जहाज लेकर मेरे महल के दरवाजे पर नहीं आओगे, तब तक तुम्हें शहजादी नहीं मिलेगी। और अगर तुम ये नहीं कर पाए, तो अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। ये आखिरी फैसला सुनाकर बादशाह वहां से पलट गया और अपने महल के अंदर चला गया। दरबार के बाकी लोग भी महाराज को तरस भरी नजरों से देखते हुए वहां से चले गए। शहजादी के चेहरे पर एक बार फिर से उदासी छा गई। वो जानती थी कि उसके वालिद ने एक ऐसा काम मांगा है जो कभी मुमकिन नहीं हो सकता। महाराज वहीं खाली मैदान में अकेला खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसके ऊपर मुसीबतों का एक नया पहाड़ टूट पड़ा हो। जमीन और पानी दोनों पर चलने वाला जहाज, ये तो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो बुरी तरह थक चुका था। उसके अंदर की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसे लग रहा था कि बादशाह कभी भी राजी नहीं होगा। वो उदास कदमों से शहर से बाहर निकला, लेकिन फिर उसे अपने गांव गुलाब खेड़ा का ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो खाली हाथ लौट गया, तो उसके अब्बू बलखू और अम्मी परीजा की जिंदगी उसी अंधेरे में गुजर जाएगी। उसके भाई समरान और अयान भी उसी तरह लकड़ियां काटते रहेंगे और उनकी मुश्किलें कभी कम नहीं होंगी। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, महाराज ने खुद से कहा। मुझे एक आखिरी कोशिश करनी ही होगी। उसने फिर से उसी पगडंडी का रास्ता पकड़ लिया जो जंगल की तरफ जाती थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन वो बिना रुके चलता रहा। जब वो जंगल के उसी हिस्से में पहुंचा जहां से ये सारा सफर शुरू हुआ था, तो उसने देखा कि उस पुराने कटे हुए पेड़ के पास कोई बैठा है। महाराज ने जब करीब जाकर देखा, तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। ये वही पुराना और कमजोर बूढ़ा बाबा था जिसे उसने अपनी सूखी रोटी खिलाई थी और जिसने उसे वो बड़ी काली मुर्गी का रास्ता बताया था। महाराज फौरन आगे बढ़ा और उस बूढ़े के पास जाकर जमीन पर बैठ गया। उसने बहुत ही अदब से कहा, बाबा, मैं एक बार फिर वहीं लौट आया हूं जहां से मेरा सफर शुरू हुआ था, लेकिन इस बार मेरी मंजिल बहुत दूर लग रही है। बादशाह ने हर बार अपना वादा तोड़ा है। अब उसने मुझसे एक ऐसी चीज मांगी है जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। उसने कहा है कि मैं एक ऐसा जहाज लेकर आऊं जो जमीन और पानी दोनों पर चल सके। आप ही बताइए बाबा, क्या ऐसा कोई जहाज इस दुनिया में मौजूद है? मैं क्या करूं? बूढ़ा बाबा महाराज की बातें सुनकर बहुत प्यार से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी ठंडक और तसल्ली थी। उसने महाराज के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा महाराज, तुम दिल के बहुत सच्चे इंसान हो। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिला दिया था। जो इंसान भूखों का पेट भरता है, उसके रास्ते में कोई भी रुकावट हमेशा के लिए नहीं ठहर सकती। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। वो जहाज मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। महाराज ने हैरानी से पूछा, आप बनाएंगे? बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें मूंद कर कहा, हाँ बेटा। क्या तुम्हें पता है कि वो जो 100 मन दूध पीने वाला बौना था, वो कौन था? और वो जो रोटियों का पहाड़ खाने वाला इंसान था, वो कौन था? वो कोई और नहीं, बल्कि मैं ही था। मैं ही अलग अलग हुलिये बदलकर तुम्हारी मदद करने आया था, और अब ये आखिरी काम भी मैं ही पूरा करूंगा। लेकिन इस जहाज को बनाने में मुझे तुम्हारे साथ और तुम्हारी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर महाराज के अंदर एक नई जान आ गई। उसने बिना कोई सवाल किए बूढ़े बाबा के साथ काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर जंगल से मजबूत लकड़ियां काटना शुरू किया। दिन रात की परवाह किए बिना वो लगातार काम करते रहे। कभी वो लकड़ियों को छीलकर उनकी शक्ल बनाते, कभी पहियों को तराशते और कभी जहाज का तंबू तैयार करते। मौसम बदलते रहे, कभी तेज धूप होती तो कभी सर्द हवाएं चलती, लेकिन महाराज और बूढ़े बाबा के हाथ नहीं रुके। आखिर कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो अजूबा तैयार हो ही गया। वो एक बहुत ही लंबा और खूबसूरत जहाज था। उसकी बनावट ऐसी थी कि उसके नीचे मजबूत पहिए लगे हुए थे जो जमीन पर तेजी से दौड़ सकते थे, और उसका निचला हिस्सा इस तरह से तराशा गया था कि वो पानी की लहरों को भी आसानी से चीर सकता था। वो जहाज किसी भी आम जहाज से बहुत अलग और शानदार लग रहा था। बूढ़े बाबा ने जहाज को देखकर कहा, ले बेटा महाराज, तुम्हारा जमीन और पानी पर चलने वाला जहाज तैयार है। ये वो चीज है जिसके बारे में बादशाह ने सिर्फ सोचा था, लेकिन आज ये हकीकत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है।
अब जाओ और अपनी मंजिल हासिल कर लो। महाराज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बाबा के हाथ चूम लिए और कहा, बाबा, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे नई राह दिखाई है, लेकिन मैं इस जहाज पर अकेला नहीं जाऊंगा। आपको भी मेरे साथ चलना होगा। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, चलो बेटा, आज मैं भी तुम्हारे साथ उस महल तक जाऊंगा। दोनों उस जहाज पर सवार हो गए। जहाज के पहिए जमीन पर घूमने लगे और वो बिना किसी जानवर या इंजन के हवा की रफ्तार से चलने लगा। जब वो जहाज जंगल से निकलकर शहर की सड़कों पर आया, तो जो कोई भी उसे देखता, उसकी आंखें हैरत से खुली रह जाती। लोग अपने काम छोड़कर उस जहाज के पीछे भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी नाव जमीन पर कैसे चल रही है। जहाज धूल उड़ाता हुआ सीधा शाही महल के दरवाजे पर जाकर रुका। बाहर इतना शोर शराबा हुआ कि बादशाह खुद अपनी बालकनी से बाहर निकल आया। जब उसने देखा कि महाराज सचमुच एक ऐसा जहाज लेकर आ गया है जो जमीन पर चल रहा है, तो उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। पूरा दरबार बाहर आ गया। वजीरों ने बादशाह से कहा, हुजूर, इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। अब अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो ये अवाम और ये मुल्क कभी आपको माफ नहीं करेगा। शहजादी भी बाहर आई और उसने भी मुस्कुराते हुए अपने वालिद की तरफ देखा। बादशाह को अब अपनी हार पूरी तरह कबूल करनी ही पड़ी। उसने महाराज को गले लगाया और पूरे मुल्क में जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। कुछ ही दिनों में महाराज और शहजादी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी गई। महाराज अपनी जड़ों को नहीं भूला था। उसने फौरन अपने गांव गुलाब खेड़ा पैगाम भेजा और अपने अब्बू बलखू, अम्मी परीजा और दोनों भाइयों समरान और अय्यान को शाही महल में बुलवा लिया। बलखू, जो कभी गरीबी में टूट चुका था, अब शाही कपड़ों में नजर आ रहा था। परीजा, जिसे हमेशा तंगी की फिक्र रहती थी, अब खुशहाल थी। समरान और अय्यान, जो हमेशा महाराज को बुद्धू और नाकारा समझते थे, आज उसी की वजह से महल के आराम की जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने महाराज से अपनी पुरानी ज्यादतियों की माफी मांगी। अब उन्हें कभी जंगल जाकर लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं थी। वो बड़ी काली मुर्गी, वो बूढ़ा बाबा और महाराज की वो सच्ची नीयत, सब ने मिलकर उस गरीब परिवार की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया था। और फिर वो सब शाही महल में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। मुल्क के लोगों को एक ऐसा दामाद मिला था जो न सिर्फ समझदार था, बल्कि हर मुश्किल का सामना करना भी जानता था। और इस तरह ये लंबी और थका देने वाली कहानी एक बहुत ही खूबसूरत अंजाम तक पहुंची।